देखिए हम एक टर्म लिख रहे हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले हम एक तरह से समरी दे रहे हैं, फिर आरएमएस वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करेंगे कैसे आया ये सब। इसको लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। वो होता है पीक वैल्यू बाय रूट टू, पीक में रूट टू से डिवाइड कर दीजिए। और ये किस केस के लिए? इन केस ऑफ साइनोसॉइडल, मतलब साइन को साइन वाला जो सिस्टम है उसमें ये काम करेगा, हर केस में काम नहीं करेगा। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब साइन का टर्म रहे या कॉस वाला टर्म रहे तो वहां काम करेगा ये रूट टू, पीक वैल्यू बाय रूट टू, ठीक है। मतलब आई साइनोसॉइडल का मतलब क्या हुआ? साइन टाइप का रहे, ऐसा टाइप का कर्व रहे, साइन या कॉस, इसमें चलेगा। ये है पीक वैल्यू, देखो ये आई नॉट। लेकिन अगर ऐसा रहे, ट्रायंगल ऐसा इस टाइप का रहे, इसमें काम नहीं करेगा, ये आई नॉट है। और इसमें पूछा जाएगा आरएमएस, आई नॉट बाय रूट टू कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें काम नहीं करेगा, इसमें करेगा। तो ये तो तब समझ में आएगा ना जब हम आरएमएस को समझेंगे, डिराइव करना आता है। पीवाईक्यू का खूब हिट क्वेश्चन है। ओके, एक ट्रायंगल टाइप का वेव दे दिया, इसका आरएमएस वैल्यू लटा हुआ लोग को है बाय रूट टू कर दिया, बस हो गया गलत। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझाएंगे जब हम आरएमएस को अलग से डिराइव करेंगे, आज ही हो जाएगा वो चीज को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पीक वैल्यू बाय रूट टू, इसका मतलब आई का आरएमएस वैल्यू कितना होगा? आई नॉट बाय रूट टू। और ई का आरएमएस वैल्यू कितना हो गया? ई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, उसका सिंबल नहीं लिखे थे, उसका सिंबल होता है जेड, आर नहीं, उसका सिंबल होता है जेड। क्या लिखे थे? ई नॉट बाय आई नॉट लिख रहे थे, देखो ई नॉट बाय आई नॉट। अब क्या करो, ई नॉट बाय रूट टू कर दो और आई नॉट बाय रूट टू कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं? इंपीडेंस ऑफ सर्किट लिख सकते हैं, ई आर एम एस बाय। तो सिर्फ पीक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आरएमएस से भी इंपीडेंस चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू आरएमएस। लेकिन क्या बताओ, हम तो रेसिस्टेंस का मतलब जानते हैं ईएमएफ बाय करंट, ईएमएफ बाय करंट। तो हम ये क्यों नहीं लिख सकते हैं? ईएमएफ कितना है, करंट कितना है, ऐसे क्यों नहीं? टाइम के टर्म में जो दिया है कर दो। तो ये चीज करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? मतलब अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू डाल दो उस स्टैंड पे 10 वोल्ट है और करंट है 4 एम्पियर, तो 10 बाई 4 2.5, तो वो इंपीडेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू 10 है, आरएमएस करंट 4 है, तो 2.5 एकदम राइट। इंस्टेंटेनियस में क्यों राइट नहीं है? क्योंकि देखो, बताओ, हमने क्या लिखा? ईएमएफ का वैल्यू लिखो, ईएमएफ का वैल्यू हमने लिख रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और आई का वैल्यू लिख रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस डेल, कुछ फेज डिफरेंस के साथ, ठीक है, कुछ फेज डिफरेंस के साथ। तो बताओ ई बाय आई करो तो क्या मिलेगा? ई बाय आई करेंगे तो ई नॉट बाय आई नॉट तो मिलेगा, इनटू साइन ये क्वांटिटी बाय साइन ये क्वांटिटी के साथ एक डेल भी मिल जाएगा। मिला? डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ
आपको ई नॉट बाय आई नॉट कब मिलेगा? ये अगर डेल का वैल्यू अगर जीरो है, देख लो डेल का वैल्यू जीरो है, यानी दोनों एक फेज में है, तो ये कट जाएगा। तो उस केस में जेड इक्वल टू ई बाय आई भी चलेगा, ई नॉट बाय आई नॉट एकदम चलेगा। लेकिन अगर डेल जीरो नहीं है, कुछ फेज डिफरेंस है उसमें, तो ये कटेगा नहीं ना, ये नहीं कटेगा। तो जेड नॉट इक्वल टू ई बाय आई। हाँ, सर्किट को रेसिस्टिव होना पड़ेगा या रेजोनेंस में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए वो करेक्ट हो भी सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आरएमएस और पीक के लिए वो करेक्ट। ठीक है, समझ में आया इतना? वैल्यू ऑफ जेड आई नॉट डेल all depends on which elements are added across source in which fashion. जेड की क्या वैल्यू है, आई नॉट का क्या वैल्यू है, क्योंकि जेड निकलेगा तभी हम आई नॉट निकाल पाएंगे। जेड होगा तो आई नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे या आई नॉट निकलेगा। तो जेड आई नॉट डेल, इवन डेल कितना फेज डिफरेंस है, सब डिपेंड करेगा क्या जुड़ा हुआ है उसमें। ठीक है, और कैसे जुड़ा हुआ है, इन विच फैशन, सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज पैरेलल मिक्स है। ठीक है, फेजर डायग्राम। ठीक है, नॉन अटेंडिंग हो अनमोल, तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, फेजर डायग्राम क्या है? फेज समझ में आया, फेज है एंगल। फेजर डायग्राम क्या है कि ये जो करंट और वो है, देखो आई इक्वल टू हमने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस डेल, ई इक्वल टू लिखा आई ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम इक्वेशन में लिखें, ये इक्वेशन है, और इसको हम डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका नाम है फेजर। तो देखो, अगर हम ई नॉट का एक क्वाड्रेंट ऐसे ले लिए, ठीक है, ई नॉट है, ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक ई नॉट जो है, ई नॉट लेंथ का वेक्टर ले लिए, और ये ओमेगा जो है, ओमेगा से ऐसे कर दिए, यही चीज। ओके, आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? तो चलिए आई नॉट, उसको भी ओमेगा है तो ओमेगा डाल दिए। ठीक है, ये है फेजर डायग्राम। मतलब पीक वैल्यू को वेक्टर से दिखाना है और वो रोटेशन वाला सिंबल दे दिए। ठीक है, अब बोलोगे सर आई नॉट इधर क्यों नहीं किए, उधर क्यों किए? तो वो डिपेंड कर रहा है, देखो यहां डेल था पॉजिटिव, अगर हम डेल पॉजिटिव, अभी आपको लीड लैग समझ में आएगा। डेल है पॉजिटिव, मतलब कौन लीड कर रहा है बताओ? आई लीड कर रहा है, अभी लिखा है थे, डेल पॉजिटिव है तो कौन लीड कर रहा है? आई लीड्स ई। तो उसको ज्यादा एंगल पे दिखाना पड़ेगा, ये है डेल, देखो एंगल उससे उतना ज्यादा पे। ठीक है, समझ में आया? पीक वैल्यू को वेक्टर से दिखा दो और जो ज्यादा कम है आगे पीछे कर दो। ओके, ये है फेजर डायग्राम। अगर बताओ यही डेल अगर नेगेटिव होता, डेल नेगेटिव होता, ई नॉट था ऐसे,
डेल नेगेटिव होता तो क्या करते, आई नॉट को हम पीछे कर देते, ये होता डेल। यहां डेल नेगेटिव है, आई लैग्स ई, पीछे चल रहा है। और अगर ऐसा होता तो क्या लिखते बताओ, ई नॉट है ऐसे, आई नॉट है ऐसे, तो क्या लिखते डेल का वैल्यू, सेम फेज। तो सेम फेज में है, इसका मतलब दोनों एक ही लाइन पे है। क्लियर है, समझ में आया फेजर डायग्राम, लीड लैग और ये। ओके, अब बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों दिखाएं, इसको इधर भी दिखा सकते थे, इधर, इसको कोई भी क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये रोटेटिंग वेक्टर है। ध्यान दो, ये फेजर, फेजर का मतलब ही हुआ रोटेटिंग वेक्टर। फेजर वर्ड कभी सुने हो पहले, कब, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में मतलब 11th क्लास में, किस चैप्टर में श्रेयांश, वेव से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखो आलेख को याद, पिछले जन्म में सुने थे ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो एसएचएम एज अ रोटेटिंग वेक्टर फेजर एसएचएम चैप्टर में है, तो बस ये भी एसएचएम का ही इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिल्कुल वही है फेजर, ये है फेजर। तो फेजर का मतलब हुआ रोटेटिंग वेक्टर, तो वो रोटेट होकर कहीं भी जा सकता है। आप इसको इस क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, बस वो डिफरेंस को मेंटेन रखना है, क्योंकि दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का ओमेगा सेम लेके चल रहे हैं। एक जितना घुमा दूसरा भी उतना ही घुमा, एक जितना घुमा दूसरा भी उतना ही घुमा, इसलिए वो मेंटेन होना चाहिए। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में लिखा जा सकता है, बाय बट मेंटेनिंग डेल, डेल को मेंटेन करते हुए कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है, ये समझ में आया, ठीक है। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ई आर एम एस और आर आई आर एम एस, मतलब देखो हमने यहां पीक वैल्यू से लिया है, आप यहां आरएमएस से भी लिख सकते थे, ये अगर आरएमएस लिखे तो इसको भी आरएमएस लिखेंगे, ठीक है। आरएमएस से भी लिख सकते हैं, पीक से भी लिख सकते हैं, इन एनी क्वाड्रेंट, मतलब आप हमने यहां क्यों, यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, बस क्या करेंगे, देखो आई नॉट आगे है, ध्यान दो, हम इसको अगर यहां ड्रॉ करें आई नॉट, तो ई नॉट पीछे हो गया, ये है डेल। एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा एंगल होना चाहिए उसका, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, कोई भी क्वाड्रेंट में चलेगा। इतना क्लियर है फेजर डायग्राम क्या है, तो आप करंट और वो देख के बता सकते हो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। क्लियर है, समरी का लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है समरी का, देखो ईएमएफ है, करंट है, तो व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, पावर डिलीवर बाय सोर्स, एक सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो बताओ डीसी सोर्स कितना पावर डिलीवर करता था, ई इंटू आई होता था बैटरी का वर्क, बैटरी का पावर ई इंटू आई होता था, तो यहां भी तो होगा ईएमएफ इंटू आई, ठीक है। वो सोर्स ऐसे पावर डिलीवर कर रहा, ईएमएफ का वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू पुट कर दो, एक में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और एक में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस डेल,
खूब लेंथी सा एक्सप्रेशन आया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर, एक इंस्टेंट पे। व्हाट इज एवरेज पावर डिलीवर्ड? बाय सोर्स। इसका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, देखो, इसका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। वो क्या है? जैसे हमने आरएमएस वैल्यू इतना लिखा, इसका अगली क्लास में आएंगे कैसे आएगा, आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा, पीक वैल्यू बाय √2। सेम चीज हम यहां रिजल्ट लिख रहे हैं और एक छोटा सा प्रॉब्लम से सब चीज को समराइज कर दे रहे हैं। ओके, इसको भी प्रूव करेंगे अगली क्लास में। ये एक्सप्रेशन भी एनसीईआरटी में है। एवरेज पावर, एसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोर्स जो एवरेज पावर डिलीवर कर रहा है उसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए, और ये भी एनसीईआरटी में है, और दोनों एक ही तरीके से निकलता है। तो जब वो बताएंगे साथ में ये सीख लेंगे, ठीक है। ये होता है, ध्यान दो, फॉर्मूला। ई का आरएमएस वैल्यू लिखिए, ई का आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू नहीं, आरएमएस वैल्यू। आई का आरएमएस वैल्यू लिखिए, ठीक है, कॉस डेल। ये है एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, ठीक है, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स। ई आरएमएस आई डेल, समझ में आया, डेल डिफरेंस। ओके, क्लियर है। और एक और टर्म, और दोनों चीज हम लोग साथ में समझ लेंगे। वाटलेस करंट, अभी रिसेंट ईयर में 2 बार जेई मेन में आया हुआ है। वाटलेस करंट कितना है, सब अगले क्लास में समझा देंगे कैसे आया है डेराइव होके। बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन। वाटलेस करंट, वो वाटलेस जिसमें कोई पावर नहीं हो, वैसा करंट का पार्ट जो कोई पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो होगा आई आर एम एस साइन डेल, ठीक है, आई आर एम एस साइन डेल। ओके, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग इस सारे चीज को समराइज कर लेते हैं। और हाँ, मतलब ये जो फेजर है, आप, हमने पीक के साथ लिखा है, आप यहां आरएमएस के साथ भी लिख सकते हो। हाँ, वो मेंटेन रखता है, बस वेक्टर का लेंथ घट जाएगा। E0/√2, √2 से डिवाइड हुआ तो लेंथ थोड़ा घटा हुआ, बाकी वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, और वो एग्जांपल हम जेई मेंस 2017 का प्रॉब्लम लिख रहे हैं। थोड़ा डेटा इधर उधर होगा, ठीक है। एक सोर्स दिया हुआ है ऐसा, 220√2, ठीक है, 220√2 साइन 620 प्लस π/3, ठीक है। करंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11√2, ये वोल्ट, ये एम्पियर। एक क्वेश्चन समझ लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एसी का इक्वेशन देखते ही डर नहीं लगेगा क्या है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे चीज को एक एक करके सारा एलिमेंट लगाएंगे, रेसिस्टर लगाएंगे, एसी में इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, सीरीज पैरेलल, सब चीज को समझेंगे। और आज जो रिजल्ट पेंडिंग छोड़े हैं, एवरेज पावर, आई आरएमएस वैल्यू, वो सब अगली क्लास में होगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी त्योहार हो प्लीज मत छोड़िए। आज का एसी में उतना चीज नहीं कवर किए, नेक्स्ट में जो कवर करेंगे डायरेक्ट स्कूल में आएगा और डायरेक्ट कंपटीशन में आएगा, भरा पड़ा है चीज, ठीक है, तो उसको मिस मत करना, ध्यान दो। ये है ईएमएफ और सोर्स,
आपको देख के बताना है पहला कि इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है। सेकंड, ERMS, IRMS, जेड का वैल्यू, प्लॉट फेजर डायग्राम, ठीक है। और फिफ्थ, एवरेज पावर बाय सोर्स, और सिक्स्थ, वॉटलेस करंट। एक ही एग्जांपल में आप सारा चीज समझ सकते हो, ठीक है।